सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं सीक्रेट घर जमाई कहानी। ये हमारी अपनी ओरिजिनल कहानी है। ये कहानी लिखते हैं हमारे रजत बंसल, जो पटियाला के रहने वाले हैं। इस कहानी को आप सुनते हैं मेरी यानी कि मनदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप लोगों को अकेले रहना पसंद है या फिर परिवार के साथ। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है। एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा है। अनिल पोदर लिखते हैं ऑलवेज हैप्पी फैमिली। बिल्कुल सर। आसिफ लिखते हैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है। सही बात कही है आपने। राकेश मिश्रा जी लिखते हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। असम में आप एक बार कांजीरंगा घूमने के लिए आइए, बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कामाख्या मंदिर में भी घूमने के लिए आइए। बिल्कुल राकेश मिश्रा जी, जब भी आऊँगा मैं आपके साथ दोनों ही जगह घूम कर आऊँगा। अंकित भाई लिखते हैं चैनल ही हमारा परिवार है। बिल्कुल सर। परवीन बंजारे लिखते हैं परिवार के साथ खुश रहता है। बिल्कुल सर। मुनावर अहमद लिखते हैं विद फैमिली। फरूक अहमद लिखते हैं विद फैमिली। नौशाद अली लिखते हैं भाई, माता पिता और अपने परिवार के साथ अच्छा रहना लगता है। आशीष मिश्रा लिखते हैं आदमी ना अकेला खुश रहता है और ना ही बच्चों के साथ आदमी रहता है सपनों में खुश। क्या बात है सर, इनका बिल्कुल अलग ही कमेंट है। गणेश भोसले लिखते हैं अकेले जिंदगी जीना आदमी के लिए वीराने जैसा है। ऐसा आदमी खुद को बेबस और लाचार महसूस करता है। परिवार होना जरूरी है। बिल्कुल सर। सानुक छित्री लिखते हैं यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर विद गॉड। क्या बात है सर। पवन कुमार लिखते हैं अपनी फैमिली के साथ। महेंद्र कुमार लिखते हैं वो तो इंसान पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंसान दो तरीके का इंसान है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो परिवार के साथ, नेगेटिव है तो अकेला। क्या बात है सर। आदेश आदेश लिखते हैं जी आदमी परिवार के साथ सुखी रहता है। बिल्कुल सर। मदन लाल बिश्नोई लिखते हैं परिवार के साथ। इशफाक शाह लिखते हैं ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने। शादी के एक बेहतरीन बंधन है और बच्चे के साथ ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल सही। रामकिशोर मीणा लिखते हैं आदमी परिवार के साथ खुश रहता है। संजय श्रीवास्तव लिखते हैं शादी करके बच्चों के साथ। मुकेश गुप्ता लिखते हैं विद फैमिली ऑलवेज हैप्पी। बिल्कुल सर। सुरेंद्र कुमार भी कहते हैं परिवार के साथ। भंवरलाल सरन खुशी तो फैमिली के साथ मिलती है। बरकत अली लिखते हैं बिल्कुल परिवार के साथ ही। रामकिशोर मीणा लिखते हैं आदमी अपने परिवार के साथ खुश रहता है। बाकी AK-47 अनिल दिल भेजते हैं। खेमराज भी दिल भेजते हैं। मुनावर अहमद भी दिल भेजते हैं। राहुल अथोर भाई 2-3 स्टोरी डाला करो भाई, 2-3 घंटे कौन सुनेगा यार। सागर गायकवाड़ लिखते हैं नाइस स्टोरी। भंवरलाल सरन लिखते हैं गुड लक, थैंक यू सो मच सर। अतुल बुरकुद लिखते हैं दिल भेजते हैं, थैंक यू सो मच अतुल भाई। योशादा बंदलाई सो स्वीट, थैंक यू सर। बरकत अली नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच सर। जितेंद्र कुमार लिखते हैं सो ब्यूटीफुल, थैंक यू भाई। प्रकाश चित्री लिखते हैं वेरी नाइस एपिसोड, थैंक यू भाई। सुरेंद्र कुमार लिखते हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू जी। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं वेरी नाइस सुपर स्टोरी, थैंक यू जी। पांडे गीताबेन नाइस स्टोरी, नेक्स्ट एपिसोड अभी आ रहा है 7 बजे। संजय पाल लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच ब्रदर संजय। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूं। और आज का सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोगों को दिल्ली और मुंबई में से घूमने की जगह कौन सी पसंद है। तो सभी कमेंट करके बताइए। और अगर किसी की कोई खास याद है दिल्ली या मुंबई की, तो वो भी हमें लिख कर भेजे। कमेंट पढ़कर ही हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या अनुभव है, और वो एक दूसरे के साथ हम साझा भी कर सकते हैं। तो सभी के दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली और मुंबई अगर कोई गया है तो उनकी याद है तो वो लिखेंगे। और दिल्ली और मुंबई में से आपको कौन सी जगह पसंद है वो भी लिखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी सीक्रेट घर जमाई एपिसोड नंबर 67। मैं मनदीप आपका एक बार फिर चैनल पर स्वागत करता हूं। सुकून एफएम चैनल पर आप अगर अभी नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 67। समर ने अपने दादाजी के साथ वहां जाने का प्लान बना लिया था, और उसके बाद उसने मोंक से कहा कि वो कियारा की रक्षा करेगा। और मोंक ने पूछा कि अगर उसकी टीम के लोग वहां आ गए तो उसे क्या करना है। समर ने उसे बताया कि वो लोग उनको वहीं रहने के लिए कहे, जब तक वो ना जाए तब तक कोई कदम ना उठाए। अब आगे। असल में समर ने पहले ही चौहान परिवार को खत्म करने और कियारा का बदला लेने के लिए मुश्किल से वो अपने आप को रोक पा रहा था। उसके बाद कियारा के पास उसने आते हुए कान में कहा, हनी मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पर भी खेलकर गॉड स्पिरिट फुल लेकर आऊंगा। ये कहते हुए उसने उसका माथा चूम लिया और हल्के से किस किया। फिर समर मुड़ा और कियारा पर आखिरी बार धीरे से नजर डालने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। उसका अपना लक्ष्य
हिमालय की पवित्र चोटी से गोड स्पिरिट फूल प्राप्त करना था। हिमालय की पवित्र चोटी हमेशा से ही सबसे रहस्यमयी भूमियों में से एक रही है। वहां हजारों विशाल पहाड़, प्राचीन जंगल थे। पूरा इलाका ऊंचे पेड़ों, लताओं और जहरीले कीड़ों और जानवरों से घिरा हुआ था। जंगलों के अलावा इस इलाके में दलदली भूमि और झीलें भी थी। वहां कुछ खतरनाक जीव भी छुपे हुए थे। शायद कोई वाइपर, कोई मगरमच्छ या कोई और चीज जो उन्होंने कभी पहले देखी भी नहीं थी। क्योंकि हिमालय की पवित्र चोटी बेहद सुनसान थी, इसलिए दूसरे इंसानों ने यहाँ मुश्किल ही कदम रखा है। यहाँ तक कि सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर भी हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए सिग्नल खो देता है। कुल मिलाकर हिमालय की पवित्र चोटी इंडिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में से एक है। 4 घंटे की उड़ान के बाद समर और बलवंत आखिरकार हिमालय की पवित्र चोटी के आसपास पहुंच गए। उन्होंने वहां कुछ खाने पीने की चीजें और पहाड़ पर चढ़ने के औजार ले लिए थे। हिमालय की पवित्र चोटी की हर जगह पेड़ ही पेड़ थे। इस वजह से कुछ जगहों पर सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही थी। टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके अलावा फावड़ा खुदाई के लिए और रस्सी पहाड़ों के बीच अस्थायी पुल बनाने के लिए उन्होंने ले ली थी। समर और बलवंत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बाद हिमालय की पवित्र चोटी की ओर चल पड़े। हालांकि पहाड़ में अभी भी हजारे जहरीले कीड़े और सेंटीपीड, मकड़ियां, वाइपर छिपे हुए थे। दरअसल जब समर और बलवंत अंदर जाने लगे तो एक सांप ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वो आधा मीटर लंबा ब्लैक वाइपर था जो वो अपनी जीभ बाहर निकाले रहता था, तो इससे वो देखने में जहरीला लग रहा था। इसके काटने पर लोग कुछ ही सेकंड में मर जाते थे। काला सांप अचानक समर की तरफ उछल पड़ा। वो उस पर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि समर तेजी से घूम गया और वाइपर के हमले से बच निकला। उसने अपना दाहिना हाथ से वाइपर को पकड़ लिया और उसे किनारे की चट्टान पर फेंक दिया। वाइपर का सिर फूट गया और वो मर गया। समर को वाइपर के बारे में अच्छी समझ थी, भले ही वो कभी हिमालय नहीं गया था। तभी बलवंत ने समर को चेतावनी देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, समर, पहाड़ों में बहुत जहरीले सांप और कीड़े हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। वो इस जगह के खतरे को अच्छी तरह से जानता था। अगर कोई बिना किसी अनुभव के यहाँ आता तो उसकी जान स्वाभाविक रूप से चली जाती। समर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया बलवंत दादू। हालांकि वो पहली बार इस जगह पर आया था। पहाड़ों, जंगलों और दलदली जमीन से कोई भी संदिग्ध छिपी नीचे चीज हो सकती थी। समर ने अपने रास्ते में अनेक जहरीले कीड़े, वाइपर, सेंटीपीड्स, मकड़ियों का सामना किया और उन सभी को मार डाला। समर ने ऐसे बहुत से कीड़े देखे और इनसे अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि वो शैडो ग्रुप के मिशंस पर जाते समय जंगल और रेगिस्तान में ही रहता था। इसलिए वो इन कीड़ों के केक के एक टुकड़े की तरह आसानी से काट देता था। कई घंटों तक पहाड़ों पर चढ़ने और विभिन्न वेंटलेट्स से गुजरने के बाद वो अंततः एक घाटी पर पहुंचे। यह एक विशाल घाटी थी, कम से कम हजारों एकड़ में फैली हुई। ये घाटी के किनारे पर स्थित थी, कई पुराने घरों से घिरी हुई थी। हालांकि घाटी देखकर बलवंत घबरा गया। वही घरों में इधर उधर भागा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद वहां कोई नहीं मिला। घर जर्जर हो गए थे। हर जगह पर मकड़ी के जाले और गंदगी फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से ये घर वीरान पड़े थे। बलवंत ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या यहाँ कोई नहीं है? उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि जब वो दशकों पहले यहाँ आया था तब इन घरों में बहुत से लोग रहते थे। समर ने जब बलवंत का चेहरा देखा तो वो घबरा गया। उसने पूछा, बलवंत दादू, क्या पहले इस पवित्र चोटी पर लोग रहते थे? बलवंत ने उदास होकर कहा, समर, दशकों पहले हिमालय का सबसे पवित्र क्षेत्र था। एक बार एक पियरलेस मास्टर मुझे यहाँ लेकर आए थे। मैंने सोचा था कि वो अब भी यहाँ रहते होंगे। ऐसा लगता है वो यहाँ से चले गए हैं। बलवंत की बात सुनकर समर का चेहरा मुरझा गया। वे वहां पहुंचने के लिए कितने ही खतरों से गुजर कर आए थे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। गॉड स्पिरिट फूल केवल पवित्र क्षेत्र में ही पाया जा सकता था और केवल वही कियारा को पुनर्जीवित कर सकता था, अन्यथा वो हमेशा कोमा में रहेगी। समर का मुरझाया चेहरा देखकर बलवंत ने मुस्कुराते हुए समर को दिलासा देने की कोशिश की और कहा, चिंता मत करो बेटा, भले ही वो लोग चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ निशान जरूर छोड़े होंगे, क्योंकि अतीत में ये सबसे पवित्र भूमि हुआ करती थी। इसलिए हमें घाटी में कुछ सुराग मिल जाएंगे।
समर ने शांति से कहा। ठीक है बलवंत दादू, चलिए फिर ढूंढते हैं। इसके बाद ये देखने लगे कि वो वहां पर क्या क्या मिल सकता है। समर घाटी के पूर्व की ओर चला गया। उसने घाटी के बीचों बीच अनगिनत चट्टानें देखी जो विशाल पेड़ों, लताओं, कांटों, जंगली फूलों और खरपतवारों से लदी हुई थी। जब कुछ 100 मीटर दूर चला तो उसे सामने से पानी की कुछ आवाजें सुनाई दी। समर हैरान रह गया। उसने अपनी सांसें रोक ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपने चेहरे के सामने एक झाड़ी हटाई। एक हरी भरी झील देखी। ये झील ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग एक बास्केटबॉल के मैदान के जितनी बड़ी थी। हालांकि हरे पानी के साथ क्रिस्टल थी। झील में एक लड़की नहा रही थी। लड़की लगभग 20 साल की थी। उसका चेहरा चमकीला था, नाक ऊंची, मुंह छोटा सा चेहरी जैसा, दो दमकती आंखें मानो आसमान के तारे हों। उसके कंधे पर लंबे बाल थे। उसकी त्वचा चमकदार और चिकनी थी, मानो पहाड़ पर कोई हिमकमल खिल रहा हो। उसका पूरा अस्तित्व किसी कहानी की परी जैसा था। समर की सांसें रुक गई थी। उसने अपनी सांस रोककर मन ही मन सोचा, कितनी पवित्र युवती है ये। वो न केवल सुंदर थी बल्कि उसमें कुलीनता और पवित्रता का भाव भी था। झील में खड़ी ये लड़की किसी कुलीन राजकुमारी और परिवार पवित्र की तरह लग रही थी। उसे देखते ही समर का चेहरा जम सा गया। उस लड़के के आकर्षण और सुंदरता की तुलना कियारा और पायल से भी की जा सकती है। यदि कियारा को एक ठंडी और ब्यूटी क्वीन, पायल को अट्रैक्शन की प्रिंसेस कहा जाता तो इस लड़की को एक शुद्धता की देवी कहना चाहिए। इस लड़की में कुछ बनावटी नहीं था, क्योंकि लंबे समय से यह पहाड़ों में रह रही थी। वो एक प्राकृतिक सुंदरता थी। तभी अचानक समर की नजर एक सांप पर पड़ी। उसने अपना सिर झपटते हुए कहा, क्या क्या वो सांप है? उसने देखा कि एक हरा छोटा सा सांप झील में लड़की की तरफ तैर रहा था। तभी उसने देखा एक अजनबी लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो झील में डुबकी लगाने लगी। लेकिन तभी सांप उसकी पीठ तक पहुंच गया और ये देखते ही देखते मन ही मन उसने कहा, अरे नहीं, ऐसे तो सांप उसको काट लेगा। समर ने जब लड़की को पानी में डूबते देखा तो वो घबरा गया। वो अचानक झाड़ियों से निकलकर झील में कूद गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि इस लड़की को कुछ पहना है या नहीं। उसने जाकर लड़की को उठा लिया। लड़की को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि एक आदमी झील में कूद गया है। नहाते समय उसे पकड़ भी लिया है। फिर वो गुस्से में आ गई। लड़की ने समर को आक्रामक रूप से घूरते हुए गुस्से में कहा, बेवकूफ, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? समर ने लड़की को घूरते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर उसे जमीन पर लाते और समझाने की कोशिश की और कहा, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम्हें एक सांप काटने वाला था और तुम उस अनजान पानी में डुबकी लगा रही थी। लड़की गुस्से से समर पर झपटी, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी, क्योंकि उस समय उसके शरीर पर कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो आखिरकार जमीन पर पहुंची तो लड़की ने तुरंत अपने कपड़े ढूंढे और उन्हें वापस पहन लिया। उसने जो ड्रेस पहनी थी वो हिमाचली स्टाइल की थी। ये कुल्लू राजवंश की राजकुमारियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से मिलती जुलती थी। फिर भी कुछ सजावटी सामानों के साथ वो जटिल थी। हिमाचली स्टाइल ड्रेस पहनते हुए लड़की और भी आकर्षक हो गई। उसने सिर पर एक हिमाचली टोपी पहनी जिसे एक बीच में विशाल मोती जड़ा हुआ था। हालांकि लड़की सुंदर थी, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे पवित्र शरीर को अपवित्र कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब समर ने लड़की का गुस्सा महसूस किया तो वो उलझन में पड़ गया। उसने हताशा से पूछा, अरे, मेरा मतलब है मैं सांप से तुम्हारी जान बचाने के लिए झील के अंदर गया था। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और फिर भी तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रही हो। लड़की ने व्यंग्य से कहा, ओह अच्छा, क्या तुम्हारा मतलब इस छोटे से बच्चे से है? ये कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया। एक छोटा हरा सांप अचानक उसके हाथ से प्रकट हुआ और स्नेह पूर्वक उसके हाथ को चाटने लगा। समर यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। वो छोटे हरे सांप को पहचान सकता था। एक पालतू जानवर की तरह लड़की के हाथ को चाट रहा था। एक जहरीला जानवर जो घातक विष धारण कर रहा था, फिर भी इस लड़की को प्यार कर रहा था। लड़की ने किलिंग इंटेंट से कहा, मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा पालतू सांप है और मुझे अब तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुमने न केवल मुझे बिना कपड़ों के देखा, बल्कि तुमने मुझे अपवित्र भी कर दिया।
वो समर को झील में ही मारना चाहती थी, लेकिन वो तब ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो उसके लिए सुविधाजनक नहीं था। अब वो आखिरकार अपने कपड़े पहनकर ऐसा कर सकती थी। लड़के ने खंजर निकाला और सांप की तेजी से उस पर उछल गई। पल भर में वो समर के सामने आ गई। फिर उसने अपना खंजर समर के दिल की तरफ जोर से फूंक दिया। ये लड़की बेहतरीन फाइटर थी। समर हैरान रह गया क्योंकि वो समझ गया था लड़की ज्यादा से ज्यादा लेवल एस की फाइटर होगी। दरअसल दिल्ली में चौहान परिवार का सबसे यंग मास्टर अनुराग भी सिर्फ लेवल एस का फाइटर था। लेकिन अब फिर समर का सामना एक और एस लेवल के लड़के से हो रहा था जिसे उसकी मुलाकात अभी हुई थी। इसलिए समर हैरान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लेवल एस फाइटर कब इतने आम हो गए। हालांकि समर उससे हैरान था, फिर भी जाहिर तौर पर वो किसी को ऐसे खुद को छुरा भोंकने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और खंजर को अपनी उंगलियों के बीच कसकर पकड़ लिया। खंजर हिल भी नहीं पा रहा था। लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता था कि उसकी ताकत कितनी गहरी है। उसके पूरे परिवार में शायद ही उसे कोई हरा सकता था, लेकिन अब उसका सबसे शक्तिशाली वार इस आदमी ने सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लिया था। आखिरकार वो आदमी इतना पावरफुल कैसे हो सकता था? अपनी खंजर फंसी देखकर लड़की किसी अनजान भाषा में फुसफुसाने लगी। जैसे उसने बोलना बंद किया, वैसे उसका छोटा हरा सांप अचानक समर की तरफ झपटा उसे काटने के लिए। समर ने एक हाथ से खंजर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने हरे सांप को पकड़कर उसे कुचलने के लिए कदम बढ़ा दिया था। तभी लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, ग्रीनी को मत मारो। ये छोटे सांप का नाम ग्रीनी था। ये उस लड़के का पालतू था और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। असल में वो छोटा सा सांप इतनी तेज गति से चलता था, लोगों पर जोरदार हमला कर सकता था। आमतौर पर लोग उससे लड़ नहीं पाते थे, लेकिन समर ने उसे सिर्फ एक हाथ से ही पकड़ लिया था। इस समय लड़की को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा लड़का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिससे वो आज तक कभी मिली नहीं थी। समर ने गुस्से से बोहें चढ़ाते हुए धमकी देते हुए कहा, ये छोटा सांप अपने जहर से मुझे मार डालेगा, क्यों ना मैं इसे ही मार दूं, है ना? समर को इस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसे सांप से बचाने की कोशिश की। अब उसे क्या सपना आता था कि ये सांप उसका पालतू है। लड़के ने भयंकर धमकी देते हुए उपहास करते हुए कहा, मैं तुमसे कह रही हूं, यदि तुमने गरीनी को मार दिया तो मेरे संत ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसके बाद सुनकर समर की भौहें तन गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या क्या उसने अभी अभी कहा कि वो संत है? क्या आप हिमालयन संत है? उसने आश्चर्य से पूछा। उसे फिर एक आशा की किरण दिखाई दी। वो बलवंत दादा के साथ यहाँ सिर्फ संत को खोजने के लिए ही आया था, क्योंकि केवल उसके पास ही गॉड स्पिरिट फूल मिल सकता था जो कियारा को होश में ला सकता था। समर की बात सुनकर लड़के ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ समर को धमकी देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं मिष्टी हूँ, हिमालय की संत। गिरिनी को जाने दो, वरना मैं यहाँ के सभी मार्शल आर्ट फाइटर को बुलाकर तुमसे गिरिनी का बदला लेने के लिए कहूंगी। इससे पहले कि तुम इस पहाड़ से भागने के बारे में सोचो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी धमकी सुनकर समर की भौहें तन गई। वो निराश हो गया। अगर उसे किसी और ने धमकी दी होती तो पहले उसका सर फोड़ चुका होता, लेकिन अभी उसको खुद पर काबू रखना पड़ा क्योंकि सामने खड़ी लड़की संत थी और वो यहाँ इस संत की खोज में ही तो आया था। सिर्फ संत ही कियारा को बचाने में उसकी मदद कर सकती थी। हालांकि उसके लिए छोटे हरे सांप को छोड़ना असंभव होगा क्योंकि वो गॉड स्पिरिट फूल भी चाहता था। समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं ग्रीनी को जाने दे सकता हूं, बशर्ते तुम्हें मुझे एक चीज देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मिष्टी का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वो उसे गुस्से में घूरने लगी क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यह लड़का पहला था जो उसे ऐसे बात कर रहा था। फिर भी मिष्टी समझ गई कि इस युवक में बहुत ताकत है जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। ग्रीनी को बचाने के लिए उसके पास उसके बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मिस्ट्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज बहुत मधुर थी। उसमें फिर भी एक तरह की पवित्रता थी। समर ने मिस्ट्री को घूरते हुए सकारात्मक रूप से कहा, मुझे गॉड स्पिरिट फूल चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे दोगी तो मैं तुम्हारे ग्रीनी को छोड़ दूंगा। गॉड स्पिरिट फूल ही वो एकमात्र कारण था जिसके लिए वो यहाँ आया था। मिस्ट्री अचानक चौंक गई। उसकी आंखों में आग की चमक उठी।
उसने हैरानी से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, गॉड स्पिरिट फूल। गॉड स्पिरिट फूल हिमालय का पवित्र फूल है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चेंज को कैसे दे सकती थी? मिस्टी ने अपना सिर हिलाया और समर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और बोली, मुझे माफ करना, गॉड स्पिरिट फूल हमारा पवित्र फूल है। हम इसे कभी भी अजनबियों को नहीं देंगे। हिमालयन के संत के अलावा किसी के और पास, यहाँ तक कि संत के अलावा यहाँ के लोकल लोग भी उस फूल को नहीं ले सकते। समर ने व्यंग्य करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे गॉड स्पिरिट फूल नहीं दे सकती तो मुझे खेद है। मुझे इस छोटी सी हरी चीज को मारना पड़ेगा। ये कहते हुए समर ने हरे सांप को थोड़ा सा मरोड़ दिया। तुरंत ही हरा सांप रोने लगा और चीखने लगा। उसके शरीर से खून बहने लगा। वो शरीर को मरोड़ता जा रहा था और हालांकि वो समर के हाथों से छूट नहीं पा रहा था। वहीं जब मिस्टी ग्रीनी को बचाने की कोशिश कर रही थी, समर ने अपना खंजर उठाया और सीधे उसकी गर्दन पर तान दिया और कहा, अगर तुम एक बार भी हिली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिस्टी ने गुस्से में कहा, मैं हिमालय की संत हूं। क्या ये जानते हुए भी तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे गॉड स्पिरिट फूल चाहिए। अगर तुमने मुझे वो फूल न दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टी ने गुस्से में कहा, मुझे मारने के बाद भी तुम्हें वो फूल नहीं मिलेगा। हिमालय में हमारे कई मार्शल आर्ट फाइटर हैं। वो कभी तुम्हें उस फूल तक नहीं पहुंचने देंगे। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा काला पड़ गया। उसने आक्रामक रूप से चिल्लाते हुए कहा, इस फूल को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं इसे प्राप्त करने के लिए इस पूरे क्षेत्र को ध्वस्त कर दूंगा। मैं मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर दूंगा। उसकी आवाज से एक जानलेवा ओरा निकल रहा था, जो इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी जमा हो गई थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों को चीर सकती थी। मिस्टी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगी। उसे समर की तेज जानलेवा ठंडा का एहसास हुआ। वो समझ गई कि युवक ने अनगिनत लोगों को पहले भी मारा है। इसलिए मिस्टी ने समर की कही हुई हर बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो गॉड स्पिरिट फूल के लिए उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। मिस्टी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम ग्रीनी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें गॉड स्पिरिट फूल दे दूंगी। उसके बाद सुनते ही समर ने ग्रीनी को छोड़ दिया और उसे अपने से दूर फेंक दिया। ग्रीनी हवा में घूम गई और पलक झपकते ही मिस्टी के पास लौट गया। उसने अपनी हरी आंखों से समर को डरावनी नजरों से घूरा। हालांकि ग्रीनी एक पावरफुल विषैला सांप था, लेकिन वो समर के लिए किसी खिलौने से ज्यादा नहीं था। तभी समर ने व्यंग्य करते हुए मिस्टी से कहा, ठीक है, अब मुझे गॉड स्पिरिट फूल दे दो। लेकिन तभी मिस्टी ने अपनी बात से मुकरते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मेरे पास वो फूल नहीं है। ये कहते हुए उसने ग्रीनी को अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया। समर ने किलिंग इंटेंट के साथ पूछा, क्या तुम्हारे पास वो फूल नहीं है? क्या तुम मुझे झूठ बोल रही हो? मिस्टी ने जब समर की आक्रामकता महसूस की तो डर के मारे पीछे हट गई। उसने डरते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सचमुच गॉड स्पिरिट फूल नहीं है। समर ने उसी आक्रामकता के साथ पूछा, क्या हिमालय के संत के पास भी गॉड स्पिरिट फूल नहीं है? अगर तुम्हारे पास वो फूल था ही नहीं तो तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मिस्टी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लगता है तुम हिमालय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। गॉड स्पिरिट फूल वास्तव में संत के पास होता है, लेकिन मैं अभी वास्तविक संत नहीं हूं। समर ने फिर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अभी तक वास्तविक संत नहीं बनी हो। मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, हिमालय पर्वत दो भागों में है, साउथ और नॉर्थ। मैं नॉर्थ की संत हूँ, लेकिन साउथ से भी एक और संत हैं। कल हम दोनों की एक फाइट होगी। जो जीतेगा वही पूरे हिमालय का असली संत होगा और गॉड स्पिरिट फूल पर जीतने वाले का ही कब्जा होगा। समर ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, लेकिन मिस्टी के हाव भाव देखकर उस पर यकीन हो गया था। वो उसकी बातों के बारे में सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। उसको ऐसे सोच में डूबा देखकर मिस्टी ने आगे कहा, मैं ये कह सकती हूँ कि तुम एक पावरफुल मार्शल आर्ट फाइटर हो। हालांकि मुझे तुम्हारे लेवल के बारे में पता नहीं चला, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि तुम कम से कम डबल एस लेवल के फाइटर तो हो। इसलिए अगर तुम साउथ के संत को हरा देते हो तो मुझे असली संत बनने में मदद करते हो, तो मैं तुम्हें गॉड स्पिरिट फूल दे दूंगी जिसकी तुम्हें तलाश है।
समर ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना फाइटर मान रही हो? मिस्टी अपने बालों के साथ खेलते हुए मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ये एक सौदा है। तुम साउथ की संत को हराने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो। एक हाथ दो, एक हाथ लो, बताओ क्या कहते हो? समर थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर उसने सोचा कि उपाय काम कर सकता है, क्योंकि उसे तो गॉड स्पिरिट फुल चाहिए, जबकि मिस्टी को फाइट जीतनी थी और इस तरह उनके बीच बिना पेपर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। समर को मिस्टी के बारे में पता चला कि नॉर्थ और साउथ की प्रत्येक संत 3 लोगों के फाइट के अपॉइंट कर सकती है। जो टीम जीतेगी उसे गॉड स्पिरिट फुल प्राप्त करने और पवित्र चोटी पर डोमिनेशन करने की अनुमति दी जाएगी। तभी वहां पर बलवंत भी आ गए। वो मिस्टी को देखकर समर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। समर ने बलवंत को शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। बलवंत जानता था कि समर दोनों संतों के बीच होने वाली फाइट के मामले में बारे में सोच रहा था, इसलिए वह भी गॉड स्पिरिट फूल पाने के लिए समर का साथ देने के लिए तुरंत तैयार हो गया। समर ने मिस्टी को यह भी बताया कि बलवंत भी एक मार्शल आर्ट फाइटर है, लेकिन मिस्टी को तब तक समर के बात पर यकीन नहीं हुआ जब तक वो 10 चालों में ही बलवंत से हार नहीं गई। पहले मिस्टी अपने कबीले में ही अन्य फाइटर सिलेक्ट करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब जब बलवंत और समर से वो मिल गई थी तो उसने उन दोनों को अपने साथ कंपटीशन में फाइट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया था। तभी बलवंत ने कंफ्यूज होते हुए मिस्टी से पूछा, मुझे याद है कि यह घाटी दशकों पहले हिमालय की सबसे पवित्र घाटी थी, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, ऐसा क्यों? मिस्टी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर बलवंत। ये जगह दशकों पहले हमारे हिमालय की पवित्र घाटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहाँ कुछ गंभीर घटना घटी, जिसकी वजह से हम सभी एक नए स्थान पर चले गए। ये बात केवल हमारे कबीले के लोगों को ही पता है। समर और बलवंत दोनों उसकी बात सुनकर हैरान रह गए थे। खुद को भाग्यशाली मानने लगे थे। अगर समर ने संयोग से मिस्टी को नहाते हुए न देखा होता तो वह कभी खुद पवित्र घाटी की खोज नहीं कर पाते। समर और बलवंत मिस्टी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि मिस्टी को देखते ही वहां मौजूद जहरीले कीड़े अपने आप पीछे हटते जा रहे थे। किसी की भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी, मानो वो उन सभी की रानी हो। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि मिस्टी असल में ऐसे कुछ ले जा रही है। खैर, शायद वो जहर की रानी तो नहीं, लेकिन उसके पास एक मास्टर कीड़ा था। मास्टर कीड़ा एक भयानक रूप से जहरीला जीव, जिसे कीटों का किंग भी कहा जाता था। उसे देखते ही सारे वाइपर, मकड़ी, सेंटीपीड्स कांप उठते थे। मिस्टी समर और बलवंत को एक छुपी हुई घाटी पर ले गई। ये घाटी चट्टान के नीचे छिपी हुई थी, इसलिए मिस्टी के मार्गदर्शन के बिना समर और बलवंत कभी वहां पहुंच नहीं पाते। दरअसल मिस्टी कल तक नॉर्थ कबीले से 2 फाइटर को अपने साथ फाइट के लिए लेकर आगे चलने का प्लान कर रही थी, लेकिन समर और बलवंत की ताकत देखकर उसने अब प्लान बदल दिया था। ये दोनों कबीले के सीनियर से भी ज्यादा पावरफुल थे। मिस्टी के हिसाब से समर एक राक्षस था और उसके कबीले के सीनियर्स को भी कुछ वार में हरा सकता था। घाटी सचमुच इतनी विशाल थी, हजारों एकड़ में फैली हुई थी। अंदर सैकड़ों घर भी थे और जहां पवित्र भूमि के लोग रहते थे। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ के लोग वहां एक साथ रहते थे, लेकिन वो जमीनी सिर्फ बुजुर्ग और बच्चों के लिए थी। आम लोगों को वहां रहने की इजाजत नहीं थी। घाटी पर पहुंचने के बाद समर को पता चला कि यहाँ लगभग सभी लोग मार्शल आर्ट फाइटर थे। सबसे कम पावरफुल लोग कम से कम हाई लेवल तक पहुंच गए थे, और उनमें से ज्यादातर लोग ए और ट्रिपल ए के फाइटर थे। कुछ सीनियर तो डबल एस के फाइटर भी थे, जो वहां पर सबसे पावरफुल फाइटर माने जाते थे। हालांकि इन सभी में एक समानता है, और सभी अपने साथ कोई न कोई जहरीला जीव जरूर रखते थे, जैसे कि कोई वाइपर, तो कोई मकड़ी, तो कोई टोड, तो कोई कुछ। घाटी के बीच में कंक्रीट से बनी एक विशाल फाइटिंग रिंग भी थी। फाइटिंग रिंग के चारों ओर लोग घिर गए थे, संतों की लड़ाई देखने आए थे। उसी समय साउथ के लोग भी वहां आए। उनके सीनियर्स अपनी साइड में बैठे थे और यंग लोग उनके पीछे कतार में खड़े थे। समर ने देखा कि उनकी दिशा में 2 लोग आगे बैठे थे। उनमें से एक बहुत ही आकर्षक लड़की थी। उसका रूप मोहक था, लेकिन उसके इरादे कुछ बुरे महसूस हो रहे थे। उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा चमकदार थी, जो मिस्टी के बिल्कुल विपरीत थी, और उसका नाम सिमरन था, जो साउथ की संत थी। सिमरन के बगल में 2 सीटें और थी। उनमें से एक पर एक गंजा बुजुर्ग बैठा था,
जो सिमरन के साथ फाइट करने के लिए आया था। हालांकि दूसरी सीट खाली थी। वो व्यक्ति अभी तक आया नहीं था। गंजे बुजुर्ग ने पूछा, संत, नॉर्थ के 3 लोग आ गए हैं, फिर भी हमारा दूसरा फाइटर क्यों नहीं आया? वो कब तक आएगा? सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर, वो बहुत बेकाबू और घमंडी है, लेकिन मुझे लगता है वो आएगा, क्योंकि उसने मेरी माँ से वादा किया था। उसकी बात सुनकर गंजे बुजुर्ग की सांस रुक गई। वो आदमी वाकई बहुत पावरफुल था। उसे यकीन था कि अब तक उनके साथ है और वो मैच में जरूर जीतेंगे। वहां का होस्ट कबीले का मुखिया था। वो 80 साल का बूढ़ा था, जिसके बाल सफेद हो चुके थे। हालांकि वो बूढ़ा था, फिर भी जवान आदमी की तरह तेजी और ताकत से चलता था। उसके आसपास घुली हुई तेज ऊर्जा से ही पता चल रहा था कि वो कम से कम ट्रिपल एस का फाइटर हो। उसने रिंग के बीच में आते हुए अनाउंस करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस संत कंपटीशन के नियम सभी को समझ आ गए होंगे। साउथ और नॉर्थ की टीम के तीनों फाइटर्स के बीच एक एक फाइट होगी। विजेता टीम की संत असली संत बनेगी और पवित्र बांसुरी और गॉड स्पिरिट फूल पर उसका अधिकार होगा। जैसे ही कबीले के मुखिया ने अपनी अनाउंसमेंट समाप्त की, वैसे ही साउथ की संत सिमरन रिंग में कूद गई और नॉर्थ की संत मिस्टी को उत्तेजक नजरों से घूरने लगी। सिमरन के उकसावे का सामना करते हुए मिस्टी सिर्फ मुस्कुराई और रिंग की तरफ चल दी। वे एक दूसरे के अक्सर मिलते थे। उनके बीच का रिश्ता बहुत खराब था और रिंग में पहुंचते ही उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। रिंग में पहुंचते ही मिस्टी ने अपना खंजर हवा में एक झटके में घुमाकर सिमरन की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच सिमरन ने भी एक हड्डी की छड़ी निकाली और मिस्टी के खंजर पर वार करने लगी। हालांकि दोनों लड़कियां थी, फिर भी उनके पावर लेवल बहुत जबरदस्त था। दोनों कम से कम एस के फाइटर थी। वो सचमुच संत स्त्री की उपाधि की हकदार थी। वे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। उन्हें देखकर लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। कुछ युवा तो उनके पास से देखने लगे और उनको चिल्लाने कर जय जयकारे लगाने लगे। मिस्टी प्योर और मासूम थी और सिमरन चार्मिंग और अग्रेसिव थी। दोनों ही अपने अपने स्वभाव के लिए लोकप्रिय थी। नॉर्थ के लोग मिस्टी को पसंद करते थे, जबकि साउथ के लोग सिमरन को। हालांकि मिस्टी पावरफुल थी, वो नियमों का पालन करती थी और सीधे हमले करती थी, लेकिन दूसरी ओर सिमरन चालाकी से मिस्टी के शरीर के कमजोर अंगों पर हमला करती थी। वो लगातार फाइट कर रही थी, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। सैकड़ों तकनीकें अपनाने के बाद दोनों ने अपने जहरीले पालतू जानवरों को छोड़ दिया और मिस्टी ने अपनी ग्रीनी को छोड़ा, जबकि सिमरन एक कान खजूरा छोड़ा। ग्रीनी और कान खजूरा दोनों ही विषैले थे। उनके लिए एक दूसरे से जीतना कठिन रहेगा। फिर जब दोनों संतियां 100वें वार पर पहुंच चुकी थी, तो सिमरन ने चालाकी से जमीन पर गिरने का नाटक किया और जैसे ही मिस्टी ने झुककर सिमरन के गले में खंजर अड़ाने की कोशिश की, तभी अचानक कुछ जबरदस्त हुआ। एकदम धमाका हुआ। सिमरन ने अपनी बाहों में से एक अनजान पाउडर का पैकेट निकाला और मिस्टी के चेहरे पर फेंक दिया। यह एक खास तरह का चूना पत्थर का पाउडर था, जो किसी भी आंखों को अस्थायी रूप से अंधा कर सकता था। इससे उसकी आंखों में बहुत दर्द होने लगा। मिस्टी को उसकी आंखों में जलन के अलावा और भी महसूस हो रहा था, नए कुछ दिखाई दे रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिमरन उस पर इतने छुपकर हमला करेगी। इसी बीच सिमरन वापस खड़ी हुई। उसने मिस्टी को एक पंच मारकर रिंग से बाहर कर दिया। जैसे ही मिस्टी रिंग से बाहर गिरी, तभी कबीले के मुखिया ने बोहें चढ़ाते हुए अनिच्छा से परिणाम घोषित करते हुए कहा, पहले दौर की विजेता है साउथ संत सिमरन। हालांकि मुखिया छिपकर हमला करने का शौकीन नहीं था, फिर भी उसके पास सिमरन को विजेता घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सिमरन वाकई इस दौर की विजेता थी। असल में कोई भी सम्मान पूर्वक लड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए कबीले के मुखिया ने सिमरन को विजेता घोषित कर दिया, भले ही उसका व्यवहार उसको पसंद नहीं आया था। तब मिस्टी ने जो रिंग के नीचे खड़ी थी, उसने उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सिमरन, एक संत के रूप में इस तरह छुपकर हमला करना तुम्हें शोभा नहीं देता? सिमरन ने गर्व और अहंकार से कहा, संत मिस्टी, विजेता हमेशा विजेता होता है और हारने वाला हमेशा हारा हुआ। मैं ही हिमालय की अंतिम संत बनूंगी। मिस्टी ने गुस्से में कहा, सिमरन, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने केवल अभी पहला राउंड जीता है, अभी तो 2 राउंड और बाकी है, तभी पता चलेगा विजेता कौन है। सिमरन ने फिर उसे अहंकार के साथ कहा, मिस्टी, हम तीनों एक्सपर्ट फाइटर हैं, हमें सिर्फ एक ही राउंड जीतने की जरूरत है, ये खेल खत्म हो जाएगा। मिस्टी ने भी उसको थोड़ा कड़क आवाज में कहा,
तुम अपने अहंकार पर काबू रखो, मैं अंततः तुम्हें हरा दूंगी। मिस्टी के चेहरे पर गुस्सा फैल गया था। मिस्टी गुस्से में नॉर्थ दिशा में अपनी सीट पर लौट आई। मिस्टी ने अपनी सीट पर बैठते हुए समर से कहा, अभी 2 राउंड और बचे हैं, तुम लोगों को जीतना होगा, वरना सिमरन संत बन जाएगी और उसे गोल्ड स्पिरिट फूल मिल जाएगा। तुम लोग भी मेरे साथ सब कुछ हार जाओगे। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, चिंता मत करो, हम अगले दोनों राउंड जीत लेंगे। वो निश्चित रूप से सावधान रहेगा, क्योंकि उसे गोल्ड स्पिरिट फूल मिलेगा या नहीं यह पूरी तरह से उस फाइट पर डिपेंड करता था। तभी मिस्टी ने समर और बलवंत से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से दूसरे राउंड के लिए पहले कौन जाएगा? उसका चेहरा अभी भी भयानक रूप से पीला पड़ा था। उसके चेहरे पर पाउडर का कुछ अंश रह गया था। उसे बहुत असहजता महसूस हो रही थी। बलवंत ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, पहले मैं जाऊंगा। ये कहते वो फाइटिंग रिंग की तरफ जाने लगा। वो दिल्ली के 10 सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। उसकी पावर अपार थी। नंबर 1 दानव किंग का मास्टर कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता था? वहीं साउथ हिमालय का उम्मीदवार एक गंजा बूढ़ा आदमी जो लेवल एच का फाइटर था। बलवंत और गंजा आदमी फाइटिंग रिंग में चले गए और फाइटिंग शुरू कर दी। फाइट शुरू होते ही गंजे बूढ़े का दाहिना हाथ चील के पंजे में बदल गया। उसने जैसे ही बलवंत की तरफ अपना पंजा घुमाया, हवा में एक चुभती हुई आवाज सुनाई दी। बलवंत उसका हमला देखकर हल्के से मुस्कुराया और विंड एज हैंड तकनीक इस्तेमाल करते हुए उसने अपना हाथ उस बूढ़े आदमी के पंजे की तरफ बढ़ा दिया। तभी धमाका हुआ। हाथ और पंजे के टकराने से जोरदार धमाका हुआ। बलवंत एक इंच भी नहीं हिला और जबकि गंजे बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। वो कुछ कदम पीछे हट गया। स्पष्ट रूप से बलवंत ने विनिमय से जीत हासिल कर ली थी। गंजे बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे पता था कि उसका सामना एक ताकतवर दुश्मन से हुआ है। उसने तुरंत अपनी एनर्जी अपने पंजे में समेट ली और बलवंत की तरफ बढ़ते हुए हाथों के चारों ओर एक हरा रंग छा गया। बलवंत ने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर अपनी सारी एनर्जी विंड एंड थैली में एकत्रित कर ली। ऐसा करते ही उसकी हथेली की 10 छवियां बन गई। ये इस बात का संकेत था कि उसने विंड एज पाम हासिल कर लिया है और उसकी हथेली के हवा को चीर भी सकती थी। गंजे बूढ़े का चील पंजा बलवंत के विंड एज हैंड से तुरंत टकरा गया। फिर बलवंत ने गंजे बूढ़े पर वार करने शुरू कर दिए। गंजा बूढ़ा अब बलवंत का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपना जहरीला मेंढक बलवंत पर छोड़ दिया। हालांकि फिर भी बलवंत ने उसको एक ही थप्पड़ में मारकर बेहोश कर दिया। 30 वार करने के बाद बलवंत ने गंजे बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारकर फाइटिंग रिंग से बाहर फेंक दिया। लड़ाई समाप्त हो गई। हालांकि गंजा बूढ़ा आदमी बहुत पावरफुल था और उसने अपने पॉलनस तोड़ का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। गंजा बूढ़ा आदमी उदास होकर संत सिमरन के पास लौटा। उसने धीमी आवाज में कहा, संत सिमरन, मुझे माफ कीजिएगा, मैं हार गया। सिमरन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह आपकी गलती नहीं है, वो बुजुर्ग बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है कि वो एक विदेशी सहायक है जिसे मिस्टी ने स्पेशल इस फाइट के लिए बुलाया है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अभी एक और राउंड बाकी है और लायन दानव किंग लगभग यहाँ आ ही गया है। वो निश्चित रूप से उस युवक को हरा ही देगा। लायन दानव किंग का नाम सुनते ही गंजे बूढ़े के चेहरे पर डर की एक झलक उभर आई। लायन दानव किंग एक जंगली और पावरफुल मार्शल आर्ट फाइटर था। इस समय पूरे साउथ हिमालय का उस पर दबदबा था और किसी कारण से उसने साउथ हिमालय में रहना चुना था। ऐसा लगता था कि उसका संबंध सिमरन की मां से था। दूसरी तरफ मिस्टी ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा, हमने दूसरा राउंड जीत लिया। हम अगर तीसरा राउंड जीत गए तो मैं हिमालय की संत बन जाऊंगी। समर ने उसको अपना वादा याद दिलाते हुए कहा, अपने वादे याद रखना, अगर तुम संत बन गई तो तुम मुझे गोल्ड स्पिरिट फूल दोगी। समर की बात सुनकर मिस्टी के भाव बदल गए, लेकिन उस युवक के आतंक के बारे में सोचकर उसने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहो, अगर तुम अगली फाइट जीत गए तो मैं तुम्हें गोल्ड स्पिरिट फूल देने का वादा करती हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और फाइटिंग रिंग की तरफ चल पड़ा। आसपास के लोगों ने जब समर को फाइटिंग रिंग की तरफ जाता हुआ देखा तो लोग एक्साइटमेंट में चर्चा करने लगे थे। एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये क्या है, तीसरा राउंड इंपॉर्टेंट है और नॉर्थ हिमालय के संत ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड नौजवान को कैसे भेज सकती है? उसकी उम्र देखकर ही पता चल रहा है कि वो फाइट कभी नहीं जीत पाएगा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ अभी अभी तो 2 बुजुर्ग थे, वो बहुत पावरफुल थे, फिर भी इतने इंपॉर्टेंट राउंड में एक जवान आदमी का क्या काम? एक और लड़के ने कहा,
आह, ऐसा लगता है नॉर्थ हिमालय की संत हारने वाली है। आसपास के लोगों ने समर की उम्र देखकर पूरा यकीन कर लिया था कि वो हार कर ही रहेगा। उधर समर अभी फाइटिंग रिंग में आया ही था। बाहर एक अजीब सी आवाज आई। सिमरन, अंकल लोइन यहाँ है। आज मैं तुम्हें संत की उपाधि दिलाने में मदद करूंगा। तभी दाढ़ी वाला एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी वहां रिंग में आ गया। उसने चमड़े का एक टुकड़ा पहना हुआ था, हाथ में एक नुकीला डंडा पकड़े हुए था। वो आदमी अधेड़ उम्र का लायन जैसा रौबदार लग रहा था और उसके हर कदम पर जमीन कांप उठती थी। सिमरन ने खुशी से कहा, अंकल लायन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आ गए हैं। हम एक राउंड हार गए हैं और एक राउंड जीत गए हैं। अब आप ही मुझे इस राउंड में जिता कर हिमालय संत का खिताब दिला सकते हो। अब मैं सिर्फ आप पर डिपेंडेंट हूँ। वो जानती थी कि अगर उसके अंकल लायन यहाँ होंगे तो वो तीसरा राउंड जरूर जीतेगी। संत की उपाधि उसे ही मिलेगी। उस आदमी को देखकर आसपास के लोगों के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया था। तभी भीड़ में बैठे एक लड़के ने कहा, ओह, लायन दानव किंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि साउथ हिमालय की संत सिमरन लायन दानव किंग को बुलाने में कामयाब हो गई। आज तो वो बेचारा युवक मर जाएगा। वो लड़का समर को दया भरी नजरों से देख रहा था। एक और लड़के ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से मौत मर गया? देखना, लायन दानव किंग उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। एक और लड़के ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो भाई। लायन दानव किंग बहुत निर्दयी है। उसके बारे में अफवाह है कि वो साउथ हिमालय का नंबर 1 फाइटर है। जब से लायन दानव किंग एक दर्जन साल पहले यहाँ आया था, तब से उसने पूरे हिमालय में 100 से ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट फाइटर्स को हरा दिया था। उसकी ताकत ने हिमालय को हिलाकर रख दिया था। वो बेहद ताकतवर था और ऐसी अफवाह थी कि एक बार वो टाइगर के भी टुकड़े कर सकता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लायन दानव सिमरन की मदद करेगा। वहीं जब बलवंत ने लायन दानव किंग को देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया था। तभी लायन दानव ने घमंड से समर से कहा, दोस्त, सिमरन चाहती है कि मैं तुम्हें हरा दूं, इसलिए मैं एक ही पंच में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये कहते वो आकाश में उछल गया और एक जोरदार धमाके के साथ फाइटिंग रिंग में बीचों बीच कूदा। समर का चेहरा अचानक लायन दानव किंग से दूर था, इसलिए लायन दानव किंग उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन समर का चेहरा देखते ही उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने हैरान होते हुए बड़बड़ाते ही कहा, दो लोग एक जैसे? इस युवक का चेहरा तो ग्रेट कॉन्करर से इतना मिलता जुलता क्यों है? लायन दानव किंग दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए समर से पूछा, तुम कौन हो? दर्शकों की चर्चाओं से समर को पहले ही पता चल गया था कि इस पावरफुल व्यक्ति को लायन दानव किंग कहा जाता है। वो समर के पिता के शासन में उनके 10 दानवों में से दूसरे नंबर का दानव था। वो समर के मास्टर विंड एज के बाद दूसरे स्थान पर था। समर ने लायन दानव किंग को देखते हुए शांति से कहा, मेरा नाम समर भारद्वाज है और मैं ग्रेट कॉन्करर का लड़का हूँ। भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का इकलौता बेटा। उसके मुंह से ग्रेट कॉन्करर का नाम सुनकर लायन दानव किंग दंग रह गया। उसने ध्यान से उस युवक की जांच की और देखा कि वो ग्रेट कॉन्करर से काफी मिलता था। वह समर की जांच कर ही रहा था। तभी उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लायन, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कितने साल हो गए तुमसे मिले। जानी पहचानी आवाज सुनकर लायन दानव किंग ने मुड़कर नॉर्थ हिमालय के एरिया की तरफ देखा। पहली नजर में ही उसे बलवंत दिखाई दे गया। उसने अपनी नजर में भारद्वाज परिवार के बटलर को पहचान लिया था। लायन दानव ने आश्चर्य से पूछा, बटलर बलवंत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब, आप यहाँ कब आए? उसकी आंखें उलझन से भर गई थी। वो जानता था कि बलवंत भारद्वाज परिवार का बटलर है, उसे दिल्ली में होना चाहिए। वो यहाँ क्या कर रहा था हिमालय में? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय बलवंत ने समर की ओर इशारा किया और कहा, लायन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सामने खड़ा लड़का ग्रेट कॉन्करर का बेटा समर भारद्वाज है। लायन दानव की आंखों में एक भावुकता की चमक आ गई। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा। लायन दानव को समर में ग्रेट कॉन्करर की झलक दिखाई दे रही थी। वो जानता था क्योंकि बटलर बलवंत ने कहा है कि समर ग्रेट कॉन्करर का बेटा है, तो ये बिल्कुल सच बात होगी। बटलर उसे इस तरह की बात पर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दर्शकों को आश्चर्यचकित करता हुआ
लायन दानव किंग ने समर के सामने घुटने टेक दिए और उसे आदरपूर्वक कहा, यंग मास्टर, मैं लायन दानव नंबर 2 लायन दानव किंग हूं। लायन दानव किंग को समर के सामने घुटने टेकता देखकर और यंग मास्टर कहता हुआ देखकर सभी चौंक गए। उन्हें लगा कि ये कोई सपना देख रहे हैं। साउथ हिमालय के लोग भी अचंभित थे। लायन दानव किंग साउथ हिमालय का नंबर 1 फाइटर था और उसने बहुत सारे कंपटीशन जीते थे, इसलिए तो कंपटीशन में भाग लेने के लिए बुलाया था। लेकिन अब उनके पक्ष का नंबर 1 फाइटर एक युवक के सामने घुटने टेक रहा था। ये कैसे हो रहा था, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। हिमालय के कुछ पावरफुल फाइटर पहले तो स्तब्ध रह गए थे, फिर उनके चेहरे डरावने थे। उन्होंने जल्दी से एहसास किया कि आदमी लायन दानव किंग को झुका सकता है तो जरूर उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। बेशक केवल एक पावरफुल फाइटर ही समर की ताकत को समझ सकते थे, आम लोग उसकी एनर्जी को महसूस भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार एक साधारण व्यक्ति की पावर सीमित होती थी। वे समर के चारों ओर व्यक्त प्रबल ओरा को नहीं देख सकते थे। लायन दानव किंग समर के सामने घुटने टेक चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब था कि नॉर्थ हिमालय के नंबर 1 फाइटर समर के सामने घुटने टेक रहा था। यह देखकर हिमालय का मुखिया स्तब्ध रह गया। उसने अपने मन की भावनाओं को दबाते हुए कहा, समर, लायन दानव किंग, ये कंपटीशन का तीसरा राउंड है, जल्दी से फाइट शुरू करो। तभी उसका बात का जवाब देते हुए लायन दानव किंग ने हल्के से कहा, मैं तीसरे राउंड के लिए हार मानता हूं। वो यंग मास्टर के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यदि उसने यंग मास्टर को चोट पहुंचाई और यदि ग्रेट कॉन्करर को इस घटना के बारे में पता चल गया तो उसकी खाल खींच लेगा। लायन दानव किंग की बात सुनते ही आसपास के लोगों के मुंह से खुले के खुले रह गए। पिछले 1 दर्जन सालों में लायन दानव किंग ने पूरे हिमालय पर कब्जा कर लिया था। उसने एक बार कहा था कि वो कभी हार नहीं मानेगा, लेकिन अब वो इस युवक के सामने हार मान रहा था। तभी सिमरन ने उसे अंकल लायन ने नहीं कहा तो वो विश्वास नहीं करते थे कि उसके सामने वाला आदमी लायन दानव किंग था। लायन दानव किंग ने हार मान ली। पूरे हिमालय में तूफान आ गया था। मुखिया भी आश्चर्य से लायन दानव किंग को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब जबकि लायन दानव किंग ने हार मान ली थी, इसका मतलब था कि वो कंपटीशन का तीसरा राउंड हार गया। विजेता नॉर्थ हिमालय की संत बन गई थी। जैसे ही मुखिया विजेता की घोषणा करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही सिमरन खड़ी हुई और उसने जोर से कहा, मुखिया जी, मैं हार स्वीकार करने से इनकार करती हूं। मुखिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सिमरन, खोलकर बताओ तुम हार स्वीकार करने में इनकार क्यों कर रही हो? सिमरन ने हल्के से कहा, मुखिया जी, संत प्रतियोगिता व्यक्ति की फाइटिंग पावर पर निर्भर करती है। कंपटीशन जीतने के लिए व्यक्ति को 3 में से 2 राउंड जीतने पड़ेंगे, इसलिए मैं हार मानने से इनकार कर रही हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंकल लायन ने बिना फाइटिंग किए हार क्यों स्वीकार कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। अगर उसे संत की उपाधि मिल गई तो वो हिमालय की मुखिया बन जाएगी। उसकी शक्ति इस सामने खड़े मुखिया से भी ज्यादा होगी। जीतने से उसे और भी बहुत कुछ मिलेगा, शक्ति और संसाधन। सिमरन स्वाभाविक रूप से उपाधि चाहती थी, इसे वो आसानी से हार मानने से इनकार कर रही थी। वो न केवल व्यक्तिगत गौरव प्राप्त करना चाहती थी, बल्कि उसे अपने परिवार के हितों का भी ध्यान रखना था। वहीं साउथ हिमालय के लोगों ने जब भी सिमरन की बातें सुनी, उन्होंने भी दंगा करना शुरू कर दिया। उनके विरोध को देखते हुए मुखिया जी के चेहरे पर तब्दीली आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी समर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, सिमरन, आप लोग इसलिए ही हार मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि आपके तीसरे कैंडिडेट ने फाइट नहीं की। मैं आप लोगों को एक मौका दे सकता हूं। अगर साउथ हिमालय का कोई व्यक्ति मुझे हरा सकता है तो मैं हार मान लूंगा। समर की बात सुनकर सिमरन के आकर्षक चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए किसी और को भेजती हूँ। सिमरन ने शुरू में लायन दानव किंग पर अपनी उम्मीदें टिकाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो घुटने टेक देगा, सीधे हार मानने लगा। लेकिन सिमरन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। दोस्तों, जब तक वो फाइट के लिए तैयार हों तब तक आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको दिल्ली और मुंबई में से कहाँ कौन सी जगह अच्छी लगती है और अगर आप गए हैं तो आपकी यादें कैसी रही हैं।
तभी सिमरन ने बहुत देर तक साउथ हिमालय के लोगों में से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर सिलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर मिला ही नहीं। एकमात्र स्ट्रॉन्ग फाइटर गंजा बूढ़ा था, और जो पहले ही बलवंत से हार गया था, बुरी तरह से घायल था। जाहिर है वो अभी एक और फाइट नहीं कर सकता था। सिमरन मियाओं में दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, अगर मुझे कोई फाइटर नहीं मिला तो मैं हार नहीं मानूंगी। मैं खुद फाइटिंग रिंग में उतरूंगी और उस लड़के को सबक सिखाऊंगी। ये सोच उसने कुछ देर तक और फाइटिंग की तलाश की, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो वो खुद फाइटिंग रिंग की ओर चल पड़ी। लायन दानव किंग ने उसे रिंग की तरफ आता हुआ देखकर कहा, सिमरन, तुम ये क्या कर रही हो? उसके हाव भाव बदल गए थे। सिमरन ने दृढ़ता से कहा, लायन अंकल, मुझे नहीं पता कि आपने घुटने क्यों टोके, हार क्यों मानी, लेकिन आपको याद है कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अंत तक लड़ते रहना चाहिए। उसका आकर्षक चेहरा लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। लायन दानव किंग उसकी बात सुनकर सिर्फ एक कड़वी मुस्कान देने लगा और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सिमरन जिद्दी है, वो उसकी बातें नहीं सुनेगी। हाँ, लायन दानव किंग ने एक बार सिमरन से शब्द कहे थे, लेकिन ये हर व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। अगर लायन दानव किंग की मुलाकात दिल्ली के 4 परिवारों के हेड से भी होती तो वो फाइट से पीछे नहीं हटता। लेकिन समर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो ग्रेट कॉन्करर का पुत्र था और उसका मास्टर था, इसलिए समर उसका यंग मास्टर था। इसलिए वो उस पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वो ग्रेट कॉन्करर का पुत्र था जो उसका मास्टर था, इसलिए समर उसका यंग मास्टर था। इसलिए वो उस पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? तभी सिमरन ने रिंग में जाते हुए क्रूरता से कहा, समर, मैं आज तुम्हें हरा दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है कि मेरे अंकल लायन ने बिना लड़े ही हथियार फेंक दिए और तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। असल में लायन दानव किंग उसका आदर्श था। इन सालों में उसने भी सिमरन को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी थी। अपने आदर्श को समर के सामने घुटने टेकते देखकर और हार मानते देखकर वो असहज हो गई थी। समर ने सिर हिलाया और उपहास करते हुए कहा, आपके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए मैंने आपको एक ही बार में हराने का फैसला कर लिया है। उसकी बात सुनते ही सिमरन ने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, एक ही बार में मुझे हरा दोगे? सिमरन गुस्से से भर गई। उसे नहीं लगा कि समर उसका अपमान कर रहा है। वो साउथ हिमालय की संत थी और उसने अभी अभी मिस्टी को हराया था। वो एक ही बार में कैसे हरा देगा उसे? गुस्से में सिमरन जोर से चिल्लाई और उसने एक हड्डीदार डंडा निकालकर समर की तरफ घुमा दिया। वो उस घमंडी युवक की हड्डियां को चूर चूर कर देना चाहती थी, लेकिन इससे समर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना हिले डुले ही खड़ा रहा और जैसे ही हड्डीदार डंडा उसके शरीर पर लगने वाला था, वो चकमा देकर एक तरफ से हट गया। इसके बाद समर ने एक झटके में सिमरन का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। सिमरन का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। उसने डरते हुए समर को देखा। वो आदमी की स्पीड बिजली से तेज थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो हार चुकी थी। सिमरन ने निराशा में मन ही मन सोचा, क्या क्या मैं एक हमले में हार गई? लायन दानव किंग भी दंग रह गया था। यंग मास्टर की स्पीड वाकई बहुत तेज थी, वो उससे भी तेज था। साथ ही लायन दानव किंग को थोड़ी खुशी भी हुई कि उसने यंग मास्टर से फाइट नहीं की। वो समझ गया था कि यंग मास्टर का मुकाबला तो वो कभी नहीं कर पा सकता था। आसपास के लोग भी समर को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई राक्षस हो। तभी समर ने सिमरन की गर्दन छोड़ते हुए कहा, तुम हार गई हो। वहीं सिमरन अभी भी समर को डर भरी नजरों से देख रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 20 साल का नौजवान इतना ताकतवर हो सकता है। उसने उसको एक ही बार में हरा दिया था। समर ने तीसरा राउंड भी जीत लिया और नॉर्थ हिमालय की संत मिष्टी ने प्रतियोगिता जीत ली, असली संत की उपाधि प्राप्त की। मिष्टी हिमालय की संत रानी बन गई थी। उसने संत बांसुरी और गॉड स्पिरिट फूल भी जीत लिया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद सभी लोग समर को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। वो उसकी ताकत से आश्चर्यचकित सिमरन मिष्टी को हरा सकती थी, लेकिन वो समर को एक ही बार से हार गई थी। हिमालय के पवित्र एरिया में संत का एक कक्ष था और एक पवित्र कमरा भी था जिसमें केवल संत ही रह सकते थे। वो कमरा भी मिष्टी को दे दिया गया था और उस समय इस कमरे में एक आदमी था। वो आदमी समर था। वो मिष्टी के बगल में बैठा था। मिष्टी ने आश्चर्य से समर को देखा। हालांकि वो पहले ही उस आदमी की ताकत के बारे में जान गई थी, फिर भी जब उसने एक ही बार में सिमरन को हरा दिया था तो ये देखकर चौंक गई थी।
थोड़ी देर बाद मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ समर को एक बैंगनी लकड़ी का बक्सा सौंपते हुए कहा, समर, ये लो, इसमें गॉड स्पिरिट फूल है। उसने समर के साथ एक समझौता किया था। यदि समर उसके संत बनने में मदद करेगा तो वो उसे फूल देगी। समर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने बैंगनी रंग का बक्सा खोला और उसमें देखा एक फूल था। फूल में इंद्रधनुष के 7 रंग थे और एक मनमोहक खुशबू भी आ रही थी। प्रकृति में 7 रंगों वाला एक फूल का अनोखा नजारा था। 7 रंगों वाला ये फूल मानो अभी भी जीवित हो, धीरे धीरे हिल रहा था, एक अजीब सी खुशबू फैला रहा था। समर ने उस फूल को थोड़ी सी खुशबू ली। उसे लगा कि उसका दिमाग धुंधला सा हो गया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, ये क्या, मेरा दिमाग धुंधला सा क्यों हो गया है? गॉड स्पिरिट फूल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता था। समर के हाव भाव बदल गए। उसने जल्दी से लकड़ी का बक्सा बंद कर दिया। मिस्टी की आंखें चमक उठी। उसने उसकी आंखों में ठंडक से छा गई थी। वो मंद मंद मुस्कुराई और उसने जल्दी से एक चाय का प्याला निकाला। उसको मुस्कुराते हुए उसने कहा, गॉड स्पिरिट फूल पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। लो, एक कप चाय पी लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। जब मिस्टी ने समर को एक चाय का कप दिया तो उसने चुपके से अपने दाहिने हाथ का नाखून हिलाया और नग्न आंखों से एक अदृश्य छोटी सी चीज चाय के अंदर छोड़ दी। वो कण बहुत छोटा था। उसे केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता था। कण में 7 रंग भी थे। समर ने चाय के कप को पूरी सामग्री पीते हुए कहा, थैंक यू। उसका दिमाग अभी भी ईश्वर की आत्मा के फूल की खुशबू से धुंधला था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि मिष्टी ने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाया था। इसके अलावा वो चीज इतनी छोटी थी, उसे अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी उसे नुकसान पहुंचाएगी। आखिरकार उसने उस पर इतना बड़ा उपकार किया था। अब क्या करेगी मिष्टी? क्या उसे नुकसान पहुंचाएगी या फिर उसने कुछ और ही काम किया था? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है मुंबई और दिल्ली वाला, इसका भी कमेंट में बड़ा अच्छा सा आंसर लिखकर भेजें। कल हम सबके कमेंट्स को पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।